महाकाल मंदिर में खाई शादी की कसम, 3.5 साल में लिए 25 लाख नगद, 55 लाख की खरीदवाई गिफ्ट, उसके बाद शादी से किया इनकार। एसपी ने कहा इस तरह का पहला मामला आया सामने, लेंगे विधिक राय। पूर्व विधायक की भतीजी ने एक युवक को प्यार का झांसा देते हुए 3.5 साल में उसे कंगाली के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया। पैसे गंवाने के बाद अब युवक दिए गए पैसे वापस पाने और अपनी जान बचाए जाने की फरियाद कर रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र भी पुलिस अधीक्षक को प्रमाण सहित दिया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित पवन शुक्ला ने बताया कि लगभग 3.5 साल पहले उसकी मुलाकात एक परिचित के माध्यम से पूर्व विधायक के सगे बड़े भाई की बेटी से हुई थी, जिसके बाद युवक युवती करीब आ गए। इस दौरान दोनों उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर गए और वहां साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। इसके बाद युवती एक प्रेमिका की तरह पीड़ित से व्यवहार करने लगी। युवक युवती के बीच चल रहे इस प्रेम प्रसंग में युवती ने बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक सहित HDFC बैंक में खुले युवक के खातों से तकरीबन 25 लाख रुपए कई किस्तों में ट्रांसफर करवाए। साथ ही तकरीबन 50 लाख के महंगे गिफ्ट प्रदेश के बड़े शहरों सहित दिल्ली से मंगवाए। और जब युवती को यह लगने लगा कि युवक कंगाली के दौर पर जा रहा है, तो प्रेमिका ने युवक से किनारा करना शुरू कर दिया। पीड़ित द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत अमैया थाना, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित शनिवार को पुलिस कप्तान रीवा से की है। पीड़ित प्रेमी का आरोप है कि पूर्व विधायक के बड़े भाई द्वारा उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। जबकि पूरे मामले को लेकर पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने 50 लाख रुपए से ऊपर के लेन देन की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह का पहला मामला उनके संज्ञान में आया है। विधिक राय लेने के बाद शिकायती आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। आज आप यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है और कैसे धोखाधड़ी हुई? मेरा नाम विवेक है। मेरा एक लड़की है आस्था उर्मलिया, जिसके साथ दोस्ती थी और उन्होंने हमसे शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, जिसके पूरे मैसेज, पूरे एविडेंस सब कुछ है। इसके बाद उन्होंने हमसे झांसा देकर लगभग 22 लाख रुपए अपने अकाउंट पर्सनल में लिया है। लगभग 165 बार में पैसे दिए गए हैं, जिसके ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं। HDFC बैंक से पैसे गए हैं, ये लगभग बड़ौदा से गए हैं, ये आप देख सकते हैं। उनके खाते नंबर हैं और फिर से HDFC करंट अकाउंट से गए हैं पैसे। ये उनके अकाउंट में पैसे दिए गए हैं, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने धोखा देकर ये धोखाधड़ी की है। इसके अलावा बताना चाहूँगा, उन्होंने हमसे लगभग 3 लाख रुपए से ज़्यादा के कपड़े, जेवरात और आईफोन, डायमंड रिंग के पैसे, सभी के पुख्ता सबूत मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सभी के पुख्ता सबूत हैं। लगभग 512 पेज के एविडेंस CSP कार्यालय में दिए जा चुके हैं। इसकी प्राथमिकता जो है दर्ज हमने करवाई थी अमैया थाने में, जिसकी बाइट भी शिवा अग्रवाल सर की है। उन्होंने बोला था कि पुख्ता सबूत के बाद इसमें कार्यवाही होगी, अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। एक मंत्री हैं या नेता हैं, उनके PA इसमें पूरी जी जान लगा चुके हैं कि इसमें कोई कार्यवाही या FIR ना हो। पूरे सबूत हैं इसमें। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग जितने पैसे, जितनी शॉपिंग की गई हैं, हमारे पास स्कैनर आते थे, लिंक आते थे कि इसमें पेमेंट करिए, इसमें पेमेंट करिए। उसकी पेमेंट की गई है, उसके मैसेज की डिटेल, चैटिंग की डिटेल, 2021 से जो चैटिंग की डिटेल है पूरी हमने सुपुर्द कर दिया है सारे एविडेंस के साथ। आपकी जान पहचान कैसे हुई? आपने इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र क्यों कर दिए उनके खाते में? कुछ तो रहा होगा। बिल्कुल, जान पहचान किसी के माध्यम से हुई थी, उसकी डिटेल हमने यहाँ दे दी है कार्यालय में। और बताना चाहूँगा SP कार्यालय, एडिशनल SP, CSP और ये जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, इसके लिए कल रात को हमने एक आवेदन दिया है SP सर के यहाँ, जिसमें सील लगा हुआ है। इसमें हमने लिखा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं सारी चीज़ें सार्वजनिक करना चाहता हूँ। और इन सभी के जो सारे प्रूफ हैं, कैसे क्या हुआ, कितना हमने पेमेंट दिया, किस ऐप में दिया, कैसे क्या दिया, और सभी की एक कॉपी आपको तुरंत यहीं पर नहीं तो दे दी जाएंगी। शादी की बात चल रही थी, शादी का झांसा दिया, क्या थोड़ा उस घटनाक्रम के बारे में बताइए ना। जी, उन्होंने झांसा दिया था, उसके SMS हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे जो पैसे डूबे हैं, लगभग 80 लाख रुपए के हमारे पास सबूत हैं। ये 512 पेज का भी मैं दे चुका हूँ, 239 पेज के सबूत अभी और रखे हुए हैं। जांच में सारे सबूत सही भी पाए गए हैं, कार्यवाही का दिलासा भी दिया गया, लेकिन एक दिन जो है यहाँ पर टाला जा रहा है। कितने सालों से जानते हैं आप उनको? 2021 अगस्त से। ये आस्था उर्मलिया कौन है और मंत्री के जो भी आप बता रहे हैं नेता है, उनके PA इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? इसमें कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी को न्याय न मिले, क्योंकि हमेशा हमारे समाज में ऐसा होता गया है कि अभी तक एक लड़की का
शोषण लड़के करते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाती है, उनके फैमिली को बैठा के बहुत लंबी लंबी सज़ा दी जाती है, हर एक चीज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा है कि एक लड़के का शोषण पूरी प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से किया गया, क्योंकि इन्होंने 2 लाख रुपए तकरीबन अपनी बहनों के अकाउंट में भी डलवाए हैं, जिसके एविडेंस भी इसमें लगे हुए हैं। पूरा एक अच्छे से मतलब सुनियोजित तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ है कि सगाई के दिन इन्होंने जब इनकी सगाई चल रही थी लगभग 2 बजे से 5 बजे के बीच में, तो 4:47 पे भी इनका SMS आया हुआ है। परेशान नहीं होना, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ यहीं पे। ये आस्था और मलिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ये देखिए 19 तारीख को सगाई हुई है 3 बजे और 4:47 पे मैसेज आया। 3 बजे से सगाई शुरू हुई। कहाँ सगाई हुई है, किससे सगाई हुई? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इनका जो गृह क्षेत्र है डभौरा है, रीवा में रहती हैं। ये पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया की सगी भतीजी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे पास कई धमकी आए हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इनके फादर ने पहले हमें काफ़ी सारी धमकियाँ दी, जान से मारने की, गोली से मारने की। जब मैं नहीं झुका तो 376 या न जाने कौन कौन से मुकदमे पूरी कोशिश की। जब उसमें सफल नहीं हुए तो इन्होंने हमें क्या पैसे देने के लिए कहा, पैसे देने के लिए। फिर ऐन वक्त पे पैसे देने से मुकर गए। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उस रिकॉर्डिंग में वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारी बेटी ने पैसे लिया है और हम पैसे देंगे। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग यही सुना दे रहा हूँ, एक बार सुना दीजिए। चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आवाज़ नहीं रही, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। इसमें स्वीकार कर रहे हैं। ये बताइए कि देश भर में तमाम प्रकार से जो है हनी ट्रैप के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, क्या आप इस मामले को हनी ट्रैप से जोड़कर देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आजकल हर दिन ये दूसरे तीसरे जैसी घटनाएं हो रही हैं। लड़कों को बहुत सज़ा मिल रही है, लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, हर दोषी बचकर निकल जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें सारे सबूत जो हैं, हज़ारों पेज के सबूत, वॉइस रिकॉर्डिंग, SMS की डिटेल, चैट की डिटेल, कॉल हिस्ट्री की डिटेल, सगाई के दिन तक वीडियो कॉल, फ़ोन, मैसेज किए गए सगाई के दिन तक, और जो चीज़ें हैं पर्याप्त सबूत यहाँ पर है। लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं मिल रही है, और ये कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लड़कों को आने वाले समय में न्याय मिलेगा। लड़कों की जो उम्मीद है वो भी पुलिस या प्रशासन के साथ खुलकर बात कर सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। तो क्या ये हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का मामला है कि नहीं? अब देखिए, ये तो सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी का तो मामला है, लेकिन इसमें क्या धारा लग सकती है, कैसे क्या किया जा सकता है, ये कानून कोर्ट ने इसमें जो है वो इसमें फैसला लेगा। अक्टूबर 2023 में हमने इनको मैसेज भी किया था, अगर कुछ आपको इधर कुछ डाउट हो तो आप हमारे पैसे रिफंड कर दीजिए। तो इन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे कि हम आपके जो पैसे हैं नहीं लौटा सकते, हम शादी करना चाहते हैं, इसीलिए लिए हैं। तो हमने कहा था अगर ऐसा जरा सा भी आप कुछ करोगे तो इसका मामला कोर्ट तक जा सकता है। वो भी हमारे पास अभी है, उसकी भी एक कॉपी हम आपको दे देंगे। बार पैसे क्यों दे रहे थे? पैसे ही लगातार, अब क्योंकि ये सब पैसे इसलिए दे रहे थे कि इन्होंने शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था। उज्जैन महाकाल मंदिर में जाके इन्होंने कसमें खाई थी, पूरी तरह से ये बोली थी कि आप ही के साथ रहेंगे। एक अच्छे घर से बिलोंग कर रही थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो इंसान को ट्रस्ट तो अपनों पे ही हो जाता है। जिस तरह से बातें प्रेम जाल में फंसाया, क्योंकि इनका जहाँ तक हमें भी जानकारी मिल रही है, शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। उसके बाद भी हमसे बात कर रही थी, सगाई के दिन मैसेज आना, सगाई के 3 दिन पहले मैसेज आना कि आप भोपाल आ जाओ, दिल्ली चलेंगे, 5 दिन के लिए घर में बात कर चुकी हूँ। ये भी मैसेज की कॉपी हमने इसमें लगा रखी है। यहाँ जो एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, जो चीज़ें बोल रहा हूँ सब कुछ पुख्ता है। आए दिन मिलना जुलना भी लगा रहता था आप लोगों का बीच बीच में मुलाकातें होती थी। शारीरिक संबंध भी थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके होते। पहले आप लोग मिले, फिर एकदम से वो लड़की आपको बाईपास करने लगी, क्या वजह मानते हैं? मैंने उसका भी आपको तुरंत यहीं पर रिप्लाई दे दिया इसके पहले ही क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, नाम बता दिए आपका। नाम अपना? मेरा नाम विवेक शुक्ला। हाँ, हरी भैया चलिए। सर, एक मामला आया है एक्सटॉर्शन का, जहां धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, क्या उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी। और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया है हम लोग को, और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है, और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ, तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह के कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है,
और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी एफआईआर पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती है कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो लिए हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे उसमें। सर, आवेदक का कहना है लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे।